बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। आज का दिन बहुत ही अहम है, आज का दिन और कल का दिन, क्योंकि आज भी और कल भी दो अहम मुकदमात हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक पेटिशन को टेकअप किया है, वो पेटिशन जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को डिसफंक्शनल करने के लिए, अमलन उनको डिसफंक्शनल करने के लिए और उनके पर काटने के लिए जो लेजिस्लेशन की जा रही है, जो कि सदर ममलिकत के पास बिल पड़ा है दस्तखतों के लिए, उसके खिलाफ ये पेटिशन फाइल हुई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको टेकअप कर लिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और उसके लिए 8 रुकनी लार्जर बेंच आज इसकी समाअत करेगा। अब इसमें एक और मसला पैदा कर दिया गया है। मसला ये पैदा कर दिया है, बहस हो रही है कि जनाब ये 8 रुकनी बेंच क्यों नहीं है, ये फुल कोर्ट क्यों नहीं है, बाकी जो 7 जजेस हैं ऑनरेबल, उनको क्यों नहीं शामिल किया गया इस बेंच में, फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाई गई। उसकी मैं आपको एक बाकायदा तौर पे खबर की बुनियाद पे कुछ रीजन दूंगा और इसके पसे पर्दा में मामला क्या हैं। ये आज का दिन, आज तकरीबन 11:30-12 बजे इसको टेकअप किया जाएगा और वकला जो है वो शहराए दस्तूर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर वकला की बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए मौजूद होगी और सीनियर वकला, सीनियर मोस्ट वकला, अहम तरीन कानूनदान, वो भी कमरा अदालत में जाएंगे और सॉलिडरिटी शो करेंगे, सॉलिडरिटी विद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान व सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कि आप ये फैसला करें और बेधड़क होकर करें और बेधड़क होकर मुकदमा सुने, आपकी तरफ कोई गर्म हवा नहीं आ सकती। दूसरी जानिब इसकी मैं डिटेल्स आपको बताता हूं, लेकिन उससे भी सख्त ऑर्डर जो है वो आ चुका है इलेक्शन केस में, पंजाब इलेक्शन केस में इससे भी सख्त ऑर्डर आ चुका है। ये तो अभी टेकअप किया है, उसमें सख्त तरीन ऑर्डर आ चुका है और उसमें किस किस का जो है वो फंदा उसके गले में डालना है और किस किस ने जेल में जाना है, बाकायदा उस मुकदमे में सजाएं होंगी। सिर्फ तौहीन अदालत के तहत डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी बल्कि सजाएं होंगी और किस किस को होंगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ, उसकी तरफ भी आते हैं। लेकिन पहले जरा ये ले लें कि आज का जो केस लिया गया है, टेकअप किया गया, इतराज बहुत हो रहा है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने जनाब कॉल दे दी, बार कौंसिल ने और मुंतखब बार कौंसिल एसोसिएशन लिखा जा रहा है, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। असलन ये था कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बगावत की एक कोशिश है, ये बिल नहीं है, ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे कब्जे की कोशिश और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात खत्म करके उसको एक सिविल कोर्ट बनाने की कोशिश है। ये बिल नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है, ये बड़ी जंग है और इस बड़ी जंग के पीछे बहुत सारे मख्फी किरदार हैं। ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है और खासतौर पर नून लीग, वो बहुत ज्यादा इसमें स्टार्ट उसने लिया। ये ताने बाने, तारड़ प्लान, कोटा साजिश, ये अभी तक वो चल रही है। 1997 का स्क्रिप्ट लागू करने की कोशिश की, 3 दफा ये मुंह की खा चुके हैं लेकिन बाज नहीं आ रहे, फिर बार बार हमला करते हैं और इसलिए बाज नहीं आ रहे कि स्टेक्स बहुत हैं। बाहर जो कुछ मीडिया हाउसेज हैं उनकी भी स्टेक्स बहुत हैं, वो भी बहुत जोर लगा रहे हैं बाहर बैठे कि पता नहीं बस उनको दे दें आप वो दे दें, टैंक्स दे दें, वो चढ़ाई कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 1 गिरा देंगे, इस हद तक मसमात कर देंगे। यहाँ तक स्टेक्स लगे हुए हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट है। अच्छा जी, हो ये रहा कि लार्जर बेंच बनाया गया और लार्जर बेंच में वो ऑनरेबल जजेस जो शामिल किए गए हैं उसमें चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब हैं, जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं। ये हैं और बाकी जो नहीं हैं वो क्यों नहीं हैं, उनमें जस्टिस काजी फाइज साहब हैं। अब जस्टिस काजी फाइज साहब अभी गोल्डन जुबली तकरीबात थी, वो उसी बिरादरी से मिलके आए हैं, उन्हीं बिरादरी में जाके बैठ गए जहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा तौर पे गालियां दी जा रही थी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ऑनरेबल जजेस को बुरा भला कहा जा रहा था, इल्जामात आयद किए जा रहे थे। वहां वो जाके उनके दरमियान में जाके बैठ गए और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे जवाब तलबी भी की और उसके बाद फिर उन्होंने एक वजाहती बयान भी जारी किया। तो एक तो ये मसला कि वो होके आ गए और वहां पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये एक अलग दास्तान है और इसीलिए जस्टिस काजी फाइज साहब का एक और भी मसला है, वो उखड़े उखड़े से रहते हैं, वो खतूत भी बहुत ज्यादा लिखते हैं और फिर वो 184 के तहत ये जो इख्तियार है सो मोटो का, उनकी ओपिनियन बिल्कुल वाज़ेह है, वो वहां पे जाके तकरीर करके वो वहां पे कुछ उस तकरीर में भी कुछ इशारे थे तो वो भी मौजूद हैं। फिर उनका जाना, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं गए, बाकी तमाम ऑनरेबल जजेस नहीं गए, 14 ऑनरेबल जजेस नहीं गए इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो जस्टिस काजी फाइज साहब गए, इसलिए वो शामिल नहीं है। उसके बाद अगले जो हैं
जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हैं वो भी जो पिछला केस था इलेक्शन मैटर, उसमें वो 184 के इख्तियार पे आज खुद नोटिस पे एतराज आयद कर चुके हैं कि ये दुरुस्त नहीं है। उनकी ओपिनियन आई हुई है कि वो 184(3) को नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं, इस पर खदगन लगनी चाहिए। और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी, उनकी भी यही ओपिनियन है। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब वो जस्टिस काजी फाइजा साहब के उस बेंच में शामिल है जिन्होंने ये ऑर्डर दिया हुआ, जस्टिस काजी फाइजा साहब ने और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने अपनी ओपिनियन दी हुई है कि 184(3) के तहत कोई मुकदमा सुनना ही नहीं चाहिए जब तक के रूल्स ना बन जाएं, जब तक के कानून साजी ना हो जाए। तो जस्टिस काजी फाइजा साहब और जस्टिस मोहम्मद अमीनुद्दीन साहब को इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि उनकी ओपिनियन बड़ी वाज़ेह है, बल्कि वो तो उसको जस्टिस काजी फाइजा साहब तो उस 6 रुकनी बेंच के फैसलों को भी नहीं मानते जिन्होंने उनके उस ऑर्डर को सेट असाइड किया हुआ है। जबकि उससे पहले ही 5 रुकनी लार्जर बेंच पहले ही 184(3) का जो आज सो मोटो नोटिस लेने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है, बेंचों की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है, वो उसके भी अगेंस्ट ऑर्डर पास कर चुके हैं जस्टिस काजी फाइजा साहब और जस्टिस मोहम्मद अमीनुद्दीन साहब, और उसके बाद वो रोक भी चुके हैं। और फिर जस्टिस काजी फाइजा साहब ने कहा कि नहीं, वो दुरुस्त नहीं रोका, वो हमारा ऑर्डर वैलिड है, तो इसलिए ये 2 जजेस साहिबान इसलिए नहीं हुए। जस्टिस मंदोखेल साहब का बता चुका हूँ, जस्टिस मिनल्ला साहब का भी इख्तलाफी नोटिस में भी 184(3) वाला मामला, और याहिया अफरीदी साहब वो भी उनकी भी ओपिनियन है कि 184(3) के तहत नहीं आना चाहिए, वो उस बेंच से भी अलग हो गए थे। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी इसी तरह की ओपिनियन है। तो ये ऑलरेडी, और एक हैं ऑनरेबल जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, वो सीनियर मोस्ट हैं जस्टिस काजी फाइजा साहब के पास बात, तो वो उनको शामिल नहीं किया गया। उसकी एक रीजन है, उसमें एक हिकमत है, रीजन नहीं है, उसमें एक बहुत वसी और अरीज हिकमत है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब इस बेंच में शामिल क्यों नहीं हैं। तो ये एक अलग है जी, हिकमत है, फहम है, फरासत है, विजडम है, इतना भी बता सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। तो बहरहाल उससे आगे ये तो है जी आज का, ये 11:30 बजे टेकअप होगा, और काबीना का खुसूसी इजलास कल भी गैर एलानिया इजलास चलता रहा, और वकला साथ इकट्ठे बैठे, लाहौरी ग्रुप आया, सलाह मशवरे करते रहे, और बिल आखिर उन्होंने कहा जी कि हम इसकी मज़ाहमत करेंगे, फुल मज़ाहमत करेंगे और मुकम्मल तौर पे टफ टाइम देंगे। फिर काबीना का इजलास कल बुलाया, मुलतवी कर दिया, फिर आज फिर बुला लिया गया, और इत्तेहादी जमातों का इजलास भी बुला लिया है कि अब हम क्या करें। उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ बिल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिल नहीं है, ये सिर्फ जो हमें नजर आ रहा है ये नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बेइख्तियार करने की, तकसीम करने की, उस पर कब्जा करने की एक मुनज़्ज़म प्लानिंग है। और ये जो कुछ हो रहा है ये इंतहाई बदनीयती पर मबनी है, ये एक बुनियादी बात है। ये हमारी जो हालत है ना, इस बिल के पास होने के बाद हमारी जो हालत है 22 करोड़ 24 करोड़ आवाम की, जो 1 साल में हो चुकी है, इससे भी बदतर हो जाएगी। फिर हम इलेक्शन को भी भूल जाएं, जमहूरियत को भी भूल जाएं, यहाँ पे बाकायदा तौर पे सिविलियन मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जाएगा, सिविलियन मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जाएगा। क्योंकि जस्टिस मुनीर जो थे वो एक वाहिद मिसाल थे, जो कि जन अयूब खान साहब के साथ भी राब्ते में थे, जो कि काबीना के इजलासों में भी चले जाते थे और वहां पे मिलते जुलते, और वहां का वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बन चुके थे, पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव बन चुके थे। उन्होंने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का जो और लेजिस्लेचर के दरमियान जो एक गैप होता है, उस गैप को भी खत्म कर दिया था, वो मिक्सअप उनके साथ उन्हीं के हो गए थे। तो जस्टिस काजी फाइजा साहब का भी जो गोल्डन जुबली तकरीबात पार्लियामेंट हाउस में आसिफ अली जरदारी साहब के पास साथ बैठना, सागदार साहब के साथ बैठना, शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठना, और उन्हीं तमाम के तमाम पीडीएम हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान जाके बैठ जाना, ये एक बहुत बिग क्वेश्चन है ये। अब आते हैं अगला, ये तो आज 11:30, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत ही तगड़ी है और वो अपने वो रही है, फाइनल राउंड खेल रही है, इसलिए आज का दिन भी इंपॉर्टेंट है। तो वकला भी चाहिए, उनको भी चाहिए कि वो जाएं, सिविल सोसाइटी जाए, मीडिया भी इस वक्त जरा होश के नाखन लें और सोचे इन द लॉन्ग रन उनके साथ होना क्या जा रहा है अगर ये बिल पास हो जाता है तो। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये लीगल इशू नहीं है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है, उसको मुसल्लत करना है, उस एजेंडे को मुसल्लत होने से अगर रोकना है तो फिर यही रास्ता है। अब आगे हैं पंजाब इलेक्शन, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, ये बिल जो है, ये बिल अगला जो पंजाब का इलेक्शन है, खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन है, उसको भी फनाह कर देगा। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो उसके बाद ये थ्रू सुप्रीम कोर्ट ये सब कुछ खत्म करवाने के चक्कर में है कि फुल स्टॉप लगा देंगे, और यहाँ पे फिर कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, बल्कि कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी नहीं, सीधी सीधी एक डिक्टेटरशिप, सिविलियन डिक्टेटरशिप यहाँ पे होगी, फिर कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, उसकी रीजन है कि एक वाहिद अदलिया ही तो है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अदलिया ही तो है, हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
کہ جس کی وجہ سے ہم سانس لے رہے ہیں، آکسیجن ایک ملتی ہے وہاں سے، ایک ونڈو اوپن ہے جہاں جو سیفٹی والو ہے شہریوں کے حقوق کا ضامن ہے، وہاں سے کچھ حقوق مل جاتے ہیں، کچھ یہ اٹھاتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں ضمانت پہ، وہیں سے ضمانت ملتی ہے، وہیں سے مقدمات سے ڈسچارج ہوتا ہے، ورنہ تو کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ آگے جی، اب وہ پنجاب الیکشن کا آرڈر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، وہ کتنا سخت ہے، کیونکہ یہ جو آرڈر ہے یہ ذرا میں بتاتا ہوں جی اس میں ہونے کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ حکم نامہ جاری کیا، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس 4 اپریل 2023 کا عدالتی حکم نامے پر عمل درآمد کے سلسلے میں جو ہمیں ملنے والی جو دستاویزات اور رپورٹس ہمیں سبمٹ کی گئیں بذریعہ سرکولیشن معزز صاحبان کے سامنے رکھا گیا اور مندرجہ ذیل حکم نامہ جاری کیا گیا، یعنی کہ جو دستاویزات آئی تھیں سیکٹری خزانہ کی طرف سے، الیکشن کمیشن کی طرف سے، جو کچھ بھی آیا تھا وہ سارا تینوں آنریبل ججز کے سامنے رکھا گیا، یعنی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، تینوں کو دیا گیا سرکولیشن کے ذریعے، یعنی کہ فائل بھیجی گئی ساروں کے پاس۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 4 اپریل کا حکم نامے کے پیراگراف نمبر 5 کی روح سے وفاقی حکومت کو پنجاب اور کے پی کے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو 10 اپریل تک 21 ارب روپیہ جاری کرنے کی ہدایت اور حکم نامہ جاری کیا گیا تھا۔ یہ پچھلا آرڈر پڑھ کے سنا رہے ہیں وہ ہے، اور آج کا حکم نامہ اس میں یہ شامل کیا گیا، اور اسی میں انہوں نے کہا کہ اسی پیپر میں الیکشن کمیشن کو 11 اپریل تک فنڈز ملنے یا نہ ملنے سے متعلق عمل درآمد رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہ رپورٹ جمع کرا دی گئی ہے، پرسوں یہ رپورٹ جمع کروائی گئی، کل اس کا جائزہ لیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے رپورٹ دیا کہ عدالتی حکم کے باوجود اسے کوئی فنڈ جاری نہیں کیے گئے۔ اب پیراگراف 3 ہے، وہ ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے عدالتی حکم پر عمل درآمد نے ناکامی بادی النظر میں حکم عدولی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ سپریم کورٹ کے حکم کی نفی کر دی گئی ہے، یہ آرڈر کہہ رہا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے عدالتی حکم پر عمل درآمد میں ناکامی بادی النظر میں، یعنی کہ سپریم کورٹ کی نظر میں حکم عدولی ہے، اور عدالتی حکم کی اس خلاف ورزی کے نتائج طے شدہ ہیں اور سب جانتے ہیں۔ یہ ہے وہ وارننگ کہ یہ طے شدہ بھی ہیں نتائج اور سب جانتے بھی ہیں کہ اس کا ہوتا کیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی، ہر وہ شخص جو عدالت کی حکم عدولی پر اکساتا ہے یا اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور وہ ذمہ دار تصور کیا جائے گا اور اس کا احتساب ہوگا۔ اب اس میں سارے کے سارے اس شکنجے میں آ رہے ہیں، یہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ جناب وہ سیکٹری خزانہ کا قصور تھا اور فلاں کا قصور تھا، یہ جو روک رہا ہے، وفاقی کابینہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے، پارلیمان روکنے کی کوشش کر رہی ہے، پارلیمانی لیڈرز روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، پارٹی ہیڈز روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو ابھار رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہر وہ شخص جو عدالت کے حکم کی عدولی پر اکساتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، وہ ذمہ دار تصور کیا جائے گا اور وہ اکاؤنٹیبل ہے۔ پیراگراف 4 ہے، ایسی عدالتی حکم عدولی کے نتیجے میں دوبارہ بھی آئین میں دیے گئے ٹائم فریم کے اندر انتخابات کا انعقاد خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس اہم آئینی مقصد کے لیے فنڈز کی فراہمی کا سوال ایسی چیز ہے جو فوری طور پر توجہ طلب ہے، جسے توہین عدالت کے مرتکب افراد کے خلاف قانونی کارروائی پر ترجیح دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی کہ جو فی الوقت ہمارے سامنے ایشو ہے وہ ہے انتخابات کروانا اور فنڈز کا اجرا کروانا، توہین عدالت کی کارروائی سے زیادہ یہ ضروری ہے وہ اس کے بعد آئے گی۔ اس حوالے سے پہلے مرحلے میں گورنر اسٹیٹ بینک اور ان کے نائب عہدیداران کو 14 اپریل جمعہ 11 بجے کے لیے نوٹس جاری کیا جاتا ہے، تا وقت کہ وہ ذاتی طور پر اس عدالت کے سامنے ان چیمبر پیش ہوں اور لازمی طور پر وفاق یا وفاقی حکومت سے متعلق یا ان کے زیر قبضہ ہر قسم کے فنڈز کی تفصیلات فراہم ہمراہ لائیں، ساتھ لے کے آئیں۔ پیراگراف نمبر 5 ہے جی، وہ بھی ذرا غور سے سنیے، یہ آرڈر ہے، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا۔ فاضل اٹارنی جنرل کو بھی اسی تاریخ اور وقت میں پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ وفاقی سیکرٹری خزانہ اور ان کے نائب بھی 14 اپریل کو ذاتی طور پر عدالت میں پیش ہوں اور تمام متعلقہ ریکارڈ اپنے ساتھ لائیں اور ایک تفصیلی رپورٹ عدالت میں جمع کرائیں کہ عدالتی حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی گئی، کہ ان کو کس نے منع کیا، کون رکاوٹ بنا، کون سہولت کار بنا، کون ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے پیراگراف 5۔ پیراگراف 6 ہے، سیکرٹری الیکشن کمیشن اور کمیشن کے ڈی جی لا کو بھی نوٹس جاری کیا جاتا ہے کہ وہ ذاتی طور پر پیش ہوں اور پنجاب اور کے پی کے اسمبلیوں کے انتخابات سے متعلق تمام ریکارڈ اپنے ساتھ لے کے آئیں۔ یہ ہے وہ آرڈر۔ تو یہ ہے جناب وہ آرڈر جو کہ اس وقت سامنے آیا ہے ہمارے، اور یہ آرڈر، اس آرڈر کے مطابق آج تو ہے لارجر بینچ والا کیس ہے نا جو قانون سازی ہے،
پر کل جو ہے 11 بجے جمعۃ المبارک کو یہ سب آئیں گے ان چیمبر، سیکرٹری خزانہ، اسٹیٹ بینک اور ان کے معاونین، سیکرٹری خزانہ اور ان کے معاونین، الیکشن کمیشن کے نمائندے اور ان کے معاونین اور اٹارنی جنرل، یہ سارا ریکارڈ لے کے آئیں گے، اور اس کے بعد فنڈز کے اجرا سے متعلق بات ہوگی کہ کیا خزانے میں پیسے نہیں ہیں، اسٹیٹ بینک سے پوچھا جائے گا کتنے پیسے پڑے ہیں، سیکرٹری خزانہ سے پوچھا جائے گا، اور پھر روکا کس نے ہے، یہ تو آرڈر ہے آپ کا، کہاں سے آرڈر آیا آپ کو، کابینہ نے روکا، وزیر خزانہ نے روکا، کس نے روکا آپ کو، تو یہ سب کچھ پوچھا جائے گا اور اس کے بعد ایک آرڈر جاری کیا جائے گا۔ تو بہرحال جی یہ جنگ جو ہے عدالتی جنگ، یہ فیصلہ کن راؤنڈ میں ہے، 24 اور 24 48 گھنٹے، اور کچھ آج پتہ چل جائے گا اور کچھ کل پتہ چل جائے گا۔ تو جناب تیار رہیے گا، جاگتے رہیے گا اور عدالت کی معاونت اور حوصلہ افزائی کرتے رہیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔